थे कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का प्रमुख अंग है। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे लोगों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत 12 देशों में 14,800 से ज्यादा फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ान संचालित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध तक सभी मौजूदा वीजा स्थगित किए गए। 3.25 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार ने 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की। और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपनी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। इस महामारी से संबंधित वास्तविक स्थिति के साथ साथ नोवेल कोरोना वायरस के बारे में नवीनतम आंकड़ों के बारे में प्रस्तुति दी गई। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब 3.2% और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक है। इस देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह को बताया गया कि देश के विभिन्न भागों में रोगियों से निकाले गए नोवेल कोरोना वायरस के विभिन्न जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री समूह ने पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर के गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अचानक नमूनों की जांच पर बल दिया गया। मंत्री समूह ने मंत्रालयों और अधिकार प्राप्त समूहों के कार्यों पर संतोष प्रकट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का आंतरिक अंग है। इससे राज्यों को कोविड-19 के ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधन में सहायता मिल रही है। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए। देश में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 46,433 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 से अब तक 1,568 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केस मेडिकल सुपरविजन में है। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन में रोगियों की संख्या दोगुनी हो रही थी, जबकि अब 12 दिन में ये संख्या दोगुनी हो रही है और सुधार की ये प्रक्रिया जारी है। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमित लोगों और मृतकों की संख्या एक दिन में अब तक की सर्वाधिक रही। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के बारे में समय से जानकारी उपलब्ध कराना और ऐसे मामलों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को कुछ राज्यों में इस तरह की खामी का पता चला और इसे दूर किया गया। अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों ने समय से कोविड-19 रोगियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं दी और समझाए जाने के बाद उन्होंने ऐसे मामलों के बारे में बताया। यही कारण है कि कल से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ गई। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण फैलने की कड़ी को तोड़ने में योगदान देना चाहिए और सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अस्पतालों से अलग अस्पतालों तथा कोविड अस्पतालों के अन्य उपचार क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मियों द्वारा पीपीई के औचित्यपूर्ण इस्तेमाल के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति का पता लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन में और अन्य जगहों पर सांस के गंभीर संक्रमण SARI और फ्लू जैसी बीमारी ILI लक्षणों की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराती है और भावी कार्रवाई में मार्गदर्शन करती है। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने कहा कि कार्यस्थलों में पर्याप्त मात्रा में थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश सुनिश्चित किए जाने चाहिए। कार्य की शिफ्ट और भोजन के अवकाश का समय ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से अधिकतम सुरक्षित दूरी बनी रहे। अधिकारी ने कहा कि कार्यस्थलों में कर्मचारियों और कंपनी के वाहनों में सवारियों के बीच भी सुरक्षित दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। अधिकारी ने बताया कि विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को नहीं जाना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि इन सभी अवसरों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। सरकार ने आज कहा कि 3,25,000 से अधिक किसानों से 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि रबी सीजन 2020-21 में इस महीने की 2 तारीख तक 2,61,000 टन से अधिक दलहन और 3,17,000 टन से अधिक तिलहन खरीदा गया। इसके अलावा रबी सीजन में ही भारतीय खाद्य निगम में 1,87,00,000 टन से अधिक गेहूं आया है और इसमें से 1,81,00,000 टन से अधिक खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा सीजन में 34 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर धान की बुआई की गई है। पिछले साल 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हुई थी। इसके अलावा दलहन की बुआई का क्षेत्र बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जबकि पिछले साल 5 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और उनको इस अवधि में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए। विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्छुक भारतीय लोगों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश से ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्वदेश लौटने को विवश हैं। इनमें ऐसे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है। जिन लोगों का लघु अवधि वीजा समाप्त हो गया है, चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और वयोवृद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी को विमान यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा। विमान में बैठने से पहले उन्हें ये घोषणा करनी होगी कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन केंद्र में रहेंगे। विमान में बैठने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। भारत में फंसे जो लोग किसी आवश्यक कारण से विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। केवल ऐसे नागरिकों को ही विदेश जाने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में कहा कि इन उड़ानों का संचालन बृहस्पतिवार से लेकर इस महीने की 13 तारीख तक किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि इन 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमारात से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, ब्रिटेन से 7, सिंगापुर से 5, अमरीका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानों का संचालन होगा।
total number of flights that will be operated during the first week to 64. Operation of these 64 flights has become possible only because we have received the full cooperation of the state governments. इस बीच नौसेना ने कहा है कि उसके 3 पोत मालदीव और संयुक्त अरब अमारात में फंसे नागरिकों को लाएंगे। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर मालदीव से भारतीयों को लाएंगे, जबकि आईएनएस शार्दुल को पश्चिम एशिया के देशों से नागरिकों को लाने के लिए दुबई भेजा गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने की विस्तृत योजना तैयार की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र एक सप्ताह में खाड़ी के विभिन्न देशों में फंसे 5,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। केंद्र ने सोमवार को घोषणा की थी कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को 7 मई से चरणबद्ध ढंग से वापस लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि खाड़ी में भारतीय दूतावास इस व्यापक अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावास संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की पहली सूची तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा जरूरी चिकित्सा मामलों को सूची में डालने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय एम्बेसी और काउंसलेट फोन अथवा ईमेल द्वारा इन नागरिकों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। एयरलाइंस अपने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे उन्हें वहां से रवाना किया जाएगा। बनाई गई सूची के अनुसार एयरलाइंस टिकट वितरित करेगा, जिसका भुगतान यात्रियों को स्वयं करना है। कोझिकोड के अलावा चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और अमृतसर जाने के लिए उड़ानों की एक शेड्यूल तय की गई है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। दोहा में भारतीय दूतावास इच्छुक भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने की तैयारियां कर रहा है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया कि तकरीबन 40,000 भारतीय नागरिकों ने ई पोर्टल पर वापसी की इच्छा जताते हुए पंजीकरण करवाया है। राजदूत पी कुमारन ने आकाशवाणी से कहा कि स्वदेश वापसी के लिए गर्भवती महिलाओं, तनावग्रस्त कामगारों, वरिष्ठ नागरिकों और रोगियों को तथा कुछ अन्य श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली उड़ान 7 मई को कोच्चि के लिए होगी, दूसरी उड़ान 10 मई को तिरुवनंतपुरम से जाएगी। इसके जरिए लगभग 360 से 370 यात्रियों के जाने की उम्मीद है। सरकार ने विदेशी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को अगले आदेश तक निलंबित रखा है। ये सभी वीजा पिछले आदेश में इस महीने की 3 तारीख तक निलंबित किए गए थे। ये आदेश कुछ निश्चित श्रेणी के वीजा पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी वीजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की अवधि हटाने तक निलंबित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने के लिए किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए बहुप्रवेश वीजा और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ICO कार्ड अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्रा पर रोक हटाने की तिथि से 30 दिन बाद तक परामर्श सेवा देने का फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मिलकर मुकाबला करने पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व समुदाय को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और गुटनिरपेक्ष देश इससे उबरने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। टुडे ह्यूमैनिटी फेसेस इट्स मोस्ट सीरियस क्राइसिस इन मेनी डेकेड्स। एट दिस टाइम द नॉन-अलाइड मूवमेंट कैन हेल्प प्रमोट ग्लोबल सॉलिडारिटी. NAM has often been the world's moral voice. To retain this role, NAM must remain inclusive. In the post-COVID world, we need a new template of globalization based on fairness, equality, and humanity. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है, लेकिन कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading
other deadly viruses such as terrorism, fake news, and doctored videos to divide communities and countries. But I want to focus only on the positives, on what we as a movement can do together to help the world fight this health crisis. श्री मोदी ने कहा कि भारत सस्ती दवा निर्माण के लिए जाना जाता है। भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को कोरोना से जुड़ी दवाएं भेजी हैं और वो उसका वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों में भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और इसके स्वास्थ्य तथा आर्थिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों में किए गए उपायों पर विचार विमर्श किया। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 28 लाख गोलियों की आपूर्ति की है। ये आपूर्ति मानवीय सहायता के साथ साथ वाणिज्यिक आधार पर भी हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व में दवा उपलब्ध कराने से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का प्रमुख अंग है। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे लोगों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत 12 देशों में 14,800 से ज्यादा फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ान संचालित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध तक सभी मौजूदा वीजा स्थगित किए गए। 3.25 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार ने 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की। और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। आप लोगों ने अभी जेईई मेन की चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 जेईई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए। ये वक्त आपको मिल रहा है। परेशानियां आदमी को और परेशानियां देने के लिए होती हैं। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर और एनसीसी निदेशालयों के योगदान की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक कारगर उपाय किए हैं। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र इस संकट से विजयी होकर निकलेगा। रक्षा मंत्री ने एनसीसी निदेशालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। एनसीसी के 60,000 से अधिक कैडेट कोविड-19 से निपटने में स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन कैडेट में 25% लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के लैब में अब तक 1,01,630 टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य के 60 जिलों में कोविड-19 से जुड़े 1862 सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं 944 मरीज कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत 33% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इस बीच राज्य में प्रवासी मजदूरों को भेजने और दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के
आने का सिलसिला जारी है और अब तक 65,000 से अधिक प्रवासी कामगारों और छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों को लेकर 10 ट्रेनें राज्य में पहुंच चुकी हैं। आज 5 से 6 ट्रेनों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 9 ट्रेनें दूसरे राज्यों से प्रदेश में मजदूरों को लाने के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जन सुनवाई पोर्टल की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे देशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने वाले दिनों में हवाई मार्ग से उत्तर प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा उनके लिए भी क्वारंटीन से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 142 तक पहुंच गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 26% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश के विभिन्न इलाकों से 12,800 प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर आज 10 रेलगाड़ियां बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। राजस्थान के कोटा से एक ट्रेन पटना के दानापुर और दरभंगा आई है। कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के मेलूर से भी एक ट्रेन दानापुर पहुंची। केरल के एर्नाकुलम से मुजफ्फरपुर और बरौनी ट्रेन आई है, जबकि त्रिशूर से दरभंगा और कन्नूर से सहरसा ट्रेन पहुंची। कालीकट से दोपहर बाद ट्रेन कटिहार आई। अहमदाबाद से प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। बिहार के लिए 60 और ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच राज्य सरकार ने सफाई कर्मी की मृत्यु पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में 10 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए विभिन्न जिलों में 13,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मानवीय पहल करते हुए दिल्ली और गुरुग्राम में फंसे 23 दिव्यांगजनों को सुरक्षित निकाला है और उन्हें उनके घर पहुंचाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दिव्यांगजन मार्च में लागू लॉकडाउन के कारण वहां फंसे हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव से उबरकर निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगपतियों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य सरकार को निवेश को आकर्षित करने के तरीकों के बारे में सलाह देगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2,942 हो गई है, जबकि इस वायरस से राज्य में अब तक 165 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल 1,860 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 61 गंभीर हैं। अब तक 856 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य में अग्रिम योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में जल्द ही कोविड स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें 500 से 1,000 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में उन संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। कोविड केयर सेंटर के संबंध में सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी जिलों को मिलाकर शुरू में इनकी क्षमता 30,000 बेड की होगी, जिसे बाद में 50,000 बेड तक बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों में इस सेंटर के संचालन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। ये सेंटर आबादी क्षेत्र से दूर बनाए जाएंगे और वहाँ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सेंटर्स में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। रोगियों को तनाव मुक्त रखने के लिए टेलीविजन तथा म्यूजिक की व्यवस्था भी रहेगी। सेंटर पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से मैं जितेंद्र द्विवेदी। गुजरात सरकार ने हीरा कारोबार में लगे श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान सूरत से सौराष्ट्र क्षेत्र में उनके मूल स्थानों पर भेजने के लिए समिति गठित की है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि पंजीकृत कराने वाले लोगों के लिए कल एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कानानी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति संबंधित जिलों के साथ समन्वय करेगी। श्री कानानी ने कहा कि यात्रा की अनुमति स्क्रीनिंग के बाद ही जारी की जाएगी, जिसके लिए कल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन लोगों को अनुमति मिलेगी उनकी उनके जिले में पहुंचने पर फिर से जांच की जाएगी और उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सूरत के हीरा उद्योग में काम कर रहे 3 लाख से अधिक श्रमिक मुख्य रूप से अमरेली, भावनगर और बोटाद जिले में से है, जो लॉकडाउन के दौरान अपने जिलों में जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लॉकडाउन में चल रहे महामारी के प्रकोप की स्थिति के बीच सिविल सोसाइटी कुपवारा नाम के एक एनजीओ के स्वयं सेवकों का एक समूह कुपवारा में विधिवत रूप से विधवाओं, गरीबों और निराश्रितों को दवाई, बुनियादी जरूरतें और यहाँ तक कि जरूरतमंद रोगियों को रक्तदान प्रदान करके समाज के प्रति सराहनीय काम करके हम सब के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। जब हमने सिविल सोसाइटी कुपवारा के कन्वीनर शौकत मसूदी से बात की तो उन्होंने कहा, जो डिस्ट्रीब्यूट हैं, विडोज हैं, पुअर फैमिलीज से हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मुहैया कराते हैं, जो इन मेडिसिन की तलाश में रहते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि कहीं पे हमारे पेशेंट्स खून के लिए तरस रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स उन अस्पतालों पे पहुंच जाते हैं और ब्लड डोनेट करके उनकी जिंदगियां बचाते हैं। तो सिविल सोसाइटी कुपवारा का ये प्रयास काफी अनुकरणीय है और इन कठिन परिस्थितियों में इनके द्वारा दी जा रही विशिष्ट सेवाएं काफी सराहनीय हैं। कुपवारा से रफीक अहमद के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। संकट के समय ही बेहतरीन गुण सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में इनर व्हील क्लब ने संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर इस कहावत को सच कर दिखाया है। क्लब ने न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की बल्कि अखबारों के हॉकर, होमगार्ड और महिलाओं की भी सहायता की है। क्लब की अध्यक्ष अनीता सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में विभिन्न प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। हम लोगों ने एक अन्नपूर्णा सेवा ग्रुप फॉर्म किया है। अबाउट 26 लेडीज का ये ग्रुप है और हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन सबको खाना प्रोवाइड कर रही है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं या जो दिन रात काम करते हैं उनके लिए। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का खाना कम पड़ जाता है तो हमें इन्फॉर्म किया जाता है एंड विद इन 45 मिनट्स हम घर में खाना बना के उन लोगों को देते हैं। बिहार में नवादा की रजिया खातून ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कई लाभ प्राप्त किए हैं। रजिया ने इस पहल के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मैं बैंक से आई थी पैसा निकालने, जनधन बैंक से, मोदी सरकार तरफ से आया। इलाहाबाद बैंक से मैं निकाल के लेके चले गए, मुझे तकलीफ का पैसा, मैं पैसा लेके चले गए, मुझे कोई तकलीफ। जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने सभी लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर में रहने और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अथॉरिटीज सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रही है। फॉलो ऑल द रूल्स, स्टे एट होम। फैक्ट चेकिंग और मिथ बस्टर्स के तहत सोशल मीडिया में फैलाई जा रही विभिन्न फर्जी खबरों का तथ्यों के आधार पर खंडन किया जाता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने स्पष्ट किया है कि मांसाहारी भोजन से व्यक्ति कोविड-19 के प्रति संवेदनशील नहीं होता। खाने की कोई भी चीज, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे मीट हो, मुर्गा हो, मछली हो या अंडा हो, उनसे वायरस नहीं फैलता। ये जरूर है कि जो भी भोजन आप करें वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कोई भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड से ये वायरस के फैलने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि अल्कोहल के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। जो शराब पीना है ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परेशानी का सवाल है। फिर देखिए बहुत बहस होती रहती है कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, अगर उनको शराब नहीं मिलती तो उनके शरीर में सिम्टम होने लगते हैं और वो शराब पीने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल हिस्सा लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के चलते व्हाट्सएप और ईमेल पर औषधियों के लिए ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। अपलोड किए गए ऑर्डरों के आधार पर रोगियों के घरों पर दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इस अभिनव उपाय से उपभोक्ताओं द्वारा औषधियों की आसान खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग कंटेनमेंट रणनीति का प्रमुख अंग है। गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे लोगों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारत 12 देशों में 14,800 से ज्यादा फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए
64 विशेष उड़ान संचालित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध तक सभी मौजूदा वीजा स्थगित किए गए। 3.25 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार ने 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की। और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।